नई यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, नई यूनिट है जो कि अपनी यूनिफॉर्म मोशन, काइनेटिक्स, मैकेनिक्स उनसे रिलेटेड है अपना। ठीक है, यानी कि हमारा जो मोशन है उससे रिलेटेड ये हमारी यूनिट है। पिछली यूनिट में तो हम डायमेंशन एनालिसिस कहीं पढ़ते थे, कभी अपना ये एरर एनालिसिस पढ़े थे, उन सब का कहीं ना कहीं यूज होगा आगे। और ये यूनिट हमारी मोशन से रिलेटेड है। मैकेनिक्स भी इसे बोलते हैं। मैकेनिक्स अपना जो है उसमें मैकेनिक्स में ही हम इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे आगे चल के। ठीक है, मैकेनिक्स क्या होती है एक्चुअली? मैकेनिक्स होती है हमारी जो हम मोशन होते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है या फिर मोशन में है, उनकी हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट अपना अगर रुका हुआ है उसकी भी स्टडी कर रहे हैं, या फिर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम मैकेनिक्स के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स वर्ड समझ में आओगे। अब मैकेनिक्स की भी 3 ब्रांचेज होती हैं, एक ब्रांच नहीं होती। मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेज होती हैं। कौन कौन सी ब्रांच होती है? एक तो होती है स्टैटिक्स, ठीक है, दूसरी होती है डायनेमिक्स, तीसरी होती है काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये वर्ड आपने सुने होंगे शायद, कभी किसी ने सुने हैं? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स वर्ड सुने हैं? बताओ जल्दी, किसी ने सुने वर्ड स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स? देखो, स्टैटिक्स क्या होता है एक्चुअली? स्टैटिक्स ऐसी ब्रांच होती है जहां पर हम रुके हुए ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में नहीं है, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स में हमारा टाइम का रोल नहीं आता है। टाइम मतलब कितनी भी देर ऑब्जेक्ट अगर रखा है, अगर वो रखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। कितनी भी देर रखा है, आपका 1 घंटे ऑब्जेक्ट रखा है, रखा रहने दो, 2 घंटे रखा है, रखा रहने दो, उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही। यानी कि स्टैटिक्स आपकी मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जहां पर हम रुके हुए ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं और वो स्टडी टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, स्टैटिक्स क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है फिजिक्स की जहां पर हम स्टडी तो मूविंग ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट इन मोशन है, उसकी स्टडी तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो आपका रीजन है क्यों, हेलो क्या हुआ? चलो देखो, ऑब्जेक्ट की स्टडी तो हम कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स में ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका क्यों मूव कर रहा है वो चीज़ हम फाइंड आउट नहीं कर रहे। काइनेमेटिक्स में क्यों मूव कर रहा है, क्या रीज़न है उसके मूव करने का, रीज़न की स्टडी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रीज़न की स्टडी नहीं की जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारी वेलोसिटी है, एसिलरेशन है, स्पीड है, ये सब हमारी काइनेमेटिक्स में आते हैं। ठीक है, इनमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के रिलेटेड जो रीज़न है, क्यों रीज़न ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है, वो चीज़ें हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डायनेमिक्स की। डायनेमिक्स क्या होती है? डायनेमिक्स आपकी होती है जब हम ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है हमारा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है, फिर हम उसके जाने के पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे का कॉज स्टडी कर रहे हैं। कॉज की स्टडी जब हम करते हैं तो उसे हम डायनेमिक्स में काउंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये बातें तीनों? काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स और स्टैटिक्स 3 वर्ड अभी हमने बताए, वो क्लियर हुए? किसी को कोई डाउट है? देखो, अब बैक कैमरे की बारी आती है, बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको। देखो, अभी हमने जो स्टडी की थी वो हमने 3 ब्रांचेज बताए थे मैकेनिक्स के। ठीक है, मैकेनिक्स लिखा था वर्ड, मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेज हैं। एक तो स्टैटिक्स, स्टैटिक्स लिखा हुआ दिख रहा है ना, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, ये बताया था ना हमने। यानी कि ये 3 ब्रांचेज हैं मैकेनिक्स की। स्टैटिक्स में हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट का स्टेशनरी पोजीशन में, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है उसकी स्टडी कर रहे हैं स्टेशनरी पोजीशन में, या फिर इक्विलिब्रियम में हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम में भी है तो यानी कि उस पर इक्वल फोर्स लग रहे हैं इधर उधर से, तो वो भी स्टेशनरी पोजीशन। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स में हम मोशन की तो स्टडी कर रहे हैं लेकिन कॉज की स्टडी नहीं कर रहे हैं, कॉज की स्टडी नहीं कर रहे हैं, मोशन की स्टडी कर रहे हैं। डायनेमिक्स में मोशन की भी स्टडी कर रहे थे हम, कॉज की भी स्टडी कर रहे थे कि क्यों मूव कर रहा है वो भी स्टडी कर रहे थे, और मोशन भी कर रहा है उसकी भी स्टडी कर रहे थे। ठीक है,
यानी कि स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, ये 3 वर्ड हैं, वो शायद आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अब देखो जो एक्चुअली अब और चीज़ें आती हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके साथ कई फिनोमिना और भी साथ साथ चलते हैं। ठीक है, एक तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उसमें मोशन होगा। मोशन आपका कैसा कैसा हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकते हैं, 2 टाइप के मोशन हो सकते हैं। ठीक है, वर्ड सुने होंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, किसी ने 9th क्लास में सुने, किसी ने बता सकता है कोई? मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है? हाँ, यूनिफॉर्म एक्चुअली उसमें जो आपका मोशन हो रहा है, पहली बात तो आपका स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। ठीक है, हाँ एक्चुअली ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। यूनिफॉर्म मोशन में आपकी जो वेलोसिटी है उसी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, और आपका जो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। ठीक है, ऐसा भी नहीं सर्कुलर मोशन में हम करा दिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है। बाइक चला रहे हो आप, बाइक अगर आपकी सेम स्पीड से जा रही है, पूरा रास्ता सेम स्पीड से ट्रेवल किया, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्मली यानी एसिलरेट हो रही है, कहीं कहीं पर डाउन हो रहा है उसका एसिलरेशन, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन। ठीक है, अब एक्चुअली आपके मोशन, एक तो प्लेन में लीनियर मोशन हो सकता है। ठीक है, एक 2D मोशन हो सकता है और एक 3D मोशन हो सकता है। तो इन्हें भी आप समझ लो। जो आपका मोशन होगा, पहले तो हम बात करेंगे लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन यानी कि हमने एक यूनि डायरेक्शन मोशन कर दिया, जैसे एक्स एक्सिस है, इसी के अलोंग अगर हम मोशन कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे लीनियर, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन, वन डी मोशन। ठीक है, अब अगर 2 एक्सिस हैं हमारे, एक तो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, हमारा मोशन एक्स एक्सिस में भी जा रही है, बाइक आप चला रहे हो एक्स एक्सिस के अलोंग भी चल रही है और बाई एक्सिस के अलोंग भी चल रही है, तो उसे हम बोलेंगे 2D मोशन। ठीक है, और एक मोशन आता है 3D मोशन, जैसे आपका जेड एक्सिस भी जहाँ पर इन्वॉल्व होगा, एक्स बाई जेड, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, इन तीनों डायमेंशंस को इन्वॉल्व करोगे तो उस मोशन को हम बोलेंगे 3D मोशन। ठीक है, जैसे आपका एरोप्लेन मान लो उड़ रहा है, उड़ते टाइम वो अगर स्टार्ट किया उड़ना तो हाइट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा उसका, एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा, बाई डायरेक्शन में भी मूव करेगा और जेड डायरेक्शन में भी मूव करेगा। यानी कि जब आपका मोशन ये तीनों डायरेक्शंस इन्वॉल्व होंगे, तीनों डायमेंशंस इन्वॉल्व होंगे, तब हम बोलेंगे आपका मोशन 3D मोशन है। ठीक है, ये मोशन क्लियर हुए होंगे आपको, कौन कौन से मोशन होते हैं और 1D 2D और 3D मोशन क्या क्या होते हैं, ये चीज़ शायद क्लियर हुई होगी आपको अच्छे ढंग से। कोई डाउट है अभी तक में किसी को? जल्दी बताओ, अभी तक जितना बताया उसमें कोई डाउट? हाँ, हम्म, तो अब देखो, ये ये तो थ्री, हाँ 3D मोशन ये हो गया। अब देखो एक्चुअली अब हम वेलोसिटी के टर्म पे आते हैं, पहले हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ये भी आपकी बेसिक टर्म है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट कितना मूव किया है वो हम मेजरमेंट ले लिए, सिंपल मेजरमेंट ले लिए, मैग्नीट्यूड ले लिए उसका, वो हमें पता चल गया कि ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तब वहाँ पर वेक्टर टर्म यूज कर जाता है, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव किया है और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल की करना पड़ रहा है, वहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट टर्म को यूज करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, एक तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट करते हैं, हमें मतलब नहीं कि कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन में हम काउंट नहीं कर रहे, किस डायरेक्शन मूव कर रहा है कोई मतलब नहीं। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट वर्ड आएगा तब वहाँ पर हम मैग्नीट्यूड भी लेंगे और डायरेक्शन भी लेंगे, कि मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन मूव किया वो भी हम कंसीडर करेंगे, कितना मूव किया वो भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मूव करना शुरू किया,
जैसे ये मोशन हमने बनाया, कोई आदमी है यहाँ से मूव करना शुरू किया, ये गया इस डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने कितना डिस्टेंस पूरा ट्रेवल किया, पूरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम कंसीडर कर लेंगे। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बनाई है, तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में कितना मूव किया वो भी हम ऐड करेंगे, और वाई डायरेक्शन में कितना मूव किया वो भी ऐड करेंगे। तो इसे हम बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम डिस्टेंस वर्ड बोलेंगे। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन कवर करने में उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, उसे हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड बोलेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अपनी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? ये तो पढ़े होगे 9th क्लास में, इतना कोई हार्ड नहीं है ये चीज़। अब अगर हम बात करें, इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं, अब अगर हम बात करें कि अपनी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी भी आपकी 2-3 टाइप की होती है। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि आपका मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो आपकी वहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी, ठीक है। और मोशन अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म है या फिर एसिलरेटेड मोशन है तो वहाँ पर हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और है यहाँ पर वेलोसिटी, एक तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। दूसरी आपकी आती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब इन वर्ड को समझना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। जैसे आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, हाँ, जैसे आपका पार्टिकल, जैसे आप बाइक चला रहे हो, बाइक से मूवमेंट कर रहे हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हो बाइक पे बैठ के, तो वहाँ क्या है, मान लो पूरे रास्ते में ट्रेवल किए हो, आप पूरे रास्ते में ट्रेवल किए हो और कितना टाइम लगा, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे एवरेज वेलोसिटी में, क्या, पूरा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यानी गाड़ी चलाई आपने, यहाँ से कहीं गए मान लो 40 किलोमीटर दूर, वहाँ जाने में आपको 1.5 या 2 घंटे लगे, तो वहाँ जाने में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, उसको अगर हम कर देंगे तो वो हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करें अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी कि आपका जो गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी तो चला रहे हो लेकिन किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको कोई कह दे, कोई आपके सीट पे पीछे बैठा हो, वो कह दे कि इस टाइम पर कितनी वेलोसिटी है आपकी, इस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर कितनी वेलोसिटी होगी, उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब पूरा डिस्टेंस, पूरा टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितनी वेलोसिटी थी, ठीक है। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जितनी वेलोसिटी होगी उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आई ये बात? अब ये कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का सिंपल फार्मूला होता है ds/dt, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं, एक ऐसे भी समझ सकते हो जैसे अपना डिस्टेंस है, टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो वेलोसिटी होता है। अब जो ये टाइम है, टाइम की लिमिट अगर हम डेल्टा टी इक्वल टू 0 कर दें, यानी कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डेल्टा टी इक्वल टू अगर हम 0 करेंगे, डेल्टा टी इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, डेल्टा टी यानी कि टाइम इंटरवल है आपका, टाइम इंटरवल अगर 0 हम कर दें, 0 टाइम इंटरवल का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट हमने ले लिया, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई? वैसे ही हमारी एवरेज स्पीड होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है। एवरेज स्पीड क्या होगी कि अपनी टोटल डिस्टेंस अपॉन, यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे ना, अगर हम वेलोसिटी का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। और स्पीड अगर हम एवरेज स्पीड कंसीडर करेंगे तो वहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ले लेंगे। और इंस्टेंटेनियस स्पीड कंसीडर करेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में जहाँ पर डेल्टा एस है वहाँ पर डेल्टा डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ऐसे हम इन टर्म को समझ सकते हैं। और देखते हैं और आपका क्या है इसमें। आई थिंक ये चीज़ तो क्लियर हुई होगी आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक में। किसी को कोई डाउट है? जल्दी बोलो, हाँ क्या डाउट है, डाउट बोलो।
बताओ क्या डाउट है। अभी किसी ने कहा था यस सर। डाउट नहीं है कुछ? तो एक्चुअली यही अपना है जिससे हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। एसिलरेशन क्या होता है, कोई बता सकता है एसिलरेशन एक्चुअली होता क्या है? एसिलरेशन टर्म का भी आगे बहुत यूज है। एसिलरेशन क्या होता है? गाड़ी को आप एसिलरेट करते हो, उसका मतलब क्या है एसिलरेट कर रहा हूँ? हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो आपकी पहले वेलोसिटी थी और किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो वेलोसिटी कितनी इंक्रीज की या डिक्रीज की। यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल हमने लिया है, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। इंक्रीज कर रही है तो हम बोलेंगे हमारा मोशन एसिलरेटेड मोशन है, ठीक है। और आपकी वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो उस केस में हम बोलेंगे डेसिलरेटेड मोशन, ठीक है। डेसिलरेटेड या रिटार्डेड मोशन बोल सकते हैं उस केस में, ठीक है। तो ये वर्ड क्लियर हुए आपको? एसिलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, इनमें कोई डाउट है? अच्छा, इनकी यूनिट, यूनिट तो सिंपल है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट मीटर होगी, ठीक है। और जो स्पीड है उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, एसिलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई? यूनिट में कोई डाउट? अच्छा, इनका अगर कोई डायमेंशन फार्मूला अगर हम पूछ दें कि स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, बता पाएगा कोई? स्पीड का डायमेंशन? हाँ, बिल्कुल सही। अब हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब एसिलरेशन का डायमेंशन फार्मूला L t-2। वेरी गुड। तो L t-2 डायमेंशन फार्मूला हो गया एसिलरेशन का, ठीक है। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या अंतर होता है? अभी हमने जस्ट बताया है, उसको कोई बताए मुझे। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या अंतर होता है? हाँ, एट द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, जब आप मेजरमेंट कर रहे हो उस पॉइंट पर कितनी स्पीड है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी स्पीड थी, उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एवरेज स्पीड पूरा टाइम इंटरवल, जितना टाइम इंटरवल हम ट्रेवल कर रहे हैं, 10 किलोमीटर ट्रेवल किए, उसमें कितना टाइम लगा, टोटल टाइम अपॉन डिवाइड कर देंगे, वो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपके सिलेबस में जो आपका है नेक्स्ट टॉपिक वो है मोशन। हाँ, ग्राफ वगैरह वाला सिलेबस में है। ग्राफ वगैरह हैं जिनको आई थिंक ये ग्राफ के काफ़ी लंबा लेंदी है, तो कल स्टार्ट करते हैं ग्राफ का। आज अपने बेसिक से यही बातें डिस्कस कर लेते हैं। जो मैकेनिक्स वर्ड है वो भी आपका कई ब्रांचेज होती हैं मैकेनिक्स की, जैसे आपने स्टार्ट किया था, हमने यहाँ बताया था। ये मैकेनिक्स की ब्रांचेज हैं, जैसे अपने जो मोशन है ये भी मैकेनिक्स में आता है, वेलोसिटी मैकेनिक्स में आता है, ठीक है। और मैकेनिक्स में अपनी कई सारी चीज़ें आएंगी, आगे भी पढ़ोगे मैकेनिक्स में, तो इसका स्कोप वाइड स्कोप है, ठीक है। अब जैसे डायनेमिक्स है, हीट डायनेमिक्स पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, वो भी अपनी मैकेनिक्स की ही ब्रांचेज हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स है, आगे पढ़ोगे वेलोसिटी वगैरह के बारे में, वो भी आपके मैकेनिक्स के अंदर ही काउंट होगा, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। तो ये चैप्टर जो आपका शुरू करेंगे, ये आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन इसमें ज़्यादा है, तो इसीलिए हमने पहले जो क्लास ली थी, कल वाली क्लास, वहाँ पर हमने मैथमेटिकल थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, और हमने बोला था कि आप अपनी तरफ से भी इसे ट्राई करना, ठीक है। उतनी मैथमेटिक्स सफिशियंट होगी अगर आप पूरी मतलब उसको पूरे अच्छे ढंग से अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इसमें आगे प्रोजेक्टाइल मोशन भी आएगा। वहाँ पर हमने पैराबोला बताया था, पैराबोला का फार्मूला बताया, पैराबोला की इक्वेशन बताई थी। प्रोजेक्टाइल मोशन में वो चीज़ इन्वॉल्व होगी, तो वो चीज़ें अभी भी रिवाइज कर लेना। आज का टाइम है, मैथमेटिक्स जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई थी हमने पिछली क्लास में,
वो चीज़ें रिवाइज कर लेना, क्योंकि ग्राफ जब हम बनाएंगे ना तो ग्राफ का भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट होगा ग्राफ का, ठीक है। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स ठीक नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्लोप कैसे जा रहा है, पैराबोला का ग्राफ ऐसा क्यों बना दिया, सर्कुलर क्यों बना दिया। तो इन सब चीज़ों को, इलिप्स का ग्राफ कैसा होता है वो भी देख लेना एक बार को। ये सब चीज़ें रिवाइज करना, अच्छे ढंग से रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ के ऊपर डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अभी तक आई थिंक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए आई थिंक। चलो अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो भी पूछ सकते हो। बोलो। कशिश खान, कशिश खान समझ में आया जो पढ़ाया मैंने? अच्छा, आप ही का नाम है ना, किसी के दूसरे के नाम से तो नहीं ज्वाइन किए हो? कशिश। अच्छा अच्छा। राजवीर सिंह, समझ में आया? आज ऐसी कोई हार्ड चीज़ तो मैंने बताई नहीं थी, हल्की फुल्की बेसिक सी बातें ही बताई थी, तो समझ में आया होगा आई थिंक सबको। और अपने नाम है ना कमेंट सेक्शन में लिख दो तुरंत, अटेंडेंस पर्पज़ के लिए, ठीक है। जितने यहाँ पर ज्वाइन है सब अपने नाम लिख लो कमेंट में। आज का काम क्या है, आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल में ग्राफ वाला पोर्शन पढ़ना जाके। आज ग्राफ वाला पोर्शन थोड़ा सा पढ़ के आना, जिससे कि कल फिर दिक्कत ना हो। ग्राफ का जब हम बताएंगे तो उसमें ये चीज़ें कन्फ्यूजन ना हो। खासकर पैराबोला का ग्राफ देख लेना, स्लोप वगैरह देख लेना, स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो चीज़ पढ़ लेना। और ग्राफ में एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्राफ के अंदर, वो भी एक बार को देख लेना, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से एक बार पढ़ोगे तो जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। समझ में आई बात? पढ़ोगे जाके ग्राफ? हाँ हाँ। चलो ठीक है फिर, आज इतना ही करते हैं। चलो फिर एग्ज़िट हो जाओ।